हेलो, नमस्कार, आदाब, मुलाकात। सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आज मेरे मेहमान हैं ब्रॉडकास्टर, नाटककार, डायरेक्टर और प्रोफेसर दानिश इकबाल। आजकल दानिश जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर हैं। दानिश ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और आगे चलकर रेडियो ड्रामे की दुनिया में बहुत नाम कमाया। रेडियो में नौकरी करने के साथ दानिश दिल्ली में थिएटर भी करते हैं और रेडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर भी काम करते हैं। आपने कई म्यूजिकल और डांस ड्रामे न सिर्फ लिखे हैं बल्कि स्टेज भी किए हैं। जुलाई सन 2024 में दानिश इकबाल लंदन आए तो मैंने उनके साथ एक ये लंबी गुफ्तगू रिकॉर्ड की। मेरा उनसे पहला सवाल था कि दानिश साहब, लंदन किस सिलसिले में आना हुआ? अब थोड़ा सा दायरा बढ़ रहा है धीरे धीरे और ये खुशी की बात है। और ये मेरा दूसरा सफ़र है लंदन का। इससे पहले मैं आया था तो मैं नूरजहाँ का एक डांस ड्रामा मलके तरन्नुम नूरजहाँ की ज़िंदगी पर आपने एक म्यूज़िकल और डांस ड्रामा तैयार किया था जो रेख्ता के दौरान पेश किया गया था। और ज़िंदगी पे नहीं था वो, मतलब ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से से मुताल्लिक़ था। यानी जब वो हिंदुस्तान में थी और वो हिंदुस्तान जो है वो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, और यानी कि 1947 तक की उनकी जो फ़नकाराना ज़िंदगी है, पेशा वाराना ज़िंदगी है, हमारा ड्रामा वहीं तक था। और ख़ास तौर से लता मंगेशकर और नूरजहाँ की जो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप थी, बहुत क्रिएटिव रिलेशनशिप थी, वो उसका कल्मिनेशन था। और एक उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सीन वही था, वो क्लाइमैक्स वहीं पे होता है जब ये दो महान गायिकाएं एक दूसरे से बात करती हैं और अपने माजी को, अतीत को याद करती हैं। तो ये जो मेरा दूसरा सफ़र है ये भी म्यूज़िक से मुताल्लिक़ है। और शाम 84 घराने के एक बहुत अहम फ़नकार हैं शफ़क़त सलामत अली ख़ां, तो उनका एक कंसर्ट हो रहा है। और उस कंसर्ट की खूबसूरती यह है कि देखिए पाकिस्तान से आर्टिस्ट आ रहे हैं और किसके लिए आ रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी साहब की ऑर्गेनाइजेशन कैलाश सत्यार्थी साहब की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ़ंड रेजिंग की जा रही है लंदन के हिंदुस्तानी लोगों की जानिब से। और उसमें वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूँ। लंदन के जितने भी अहम लोग हैं, यहाँ एक बहुत मशहूर वो है हॉल है, ऑडिटोरियम मेफेयर। दो बातें जो मैंने पकड़ ली आपकी गुफ्तगू के दौरान, एक तो नूरजहाँ का जिक्र किया था अभी आपने, और फिर कैलाश सत्यार्थी जो चाइल्ड लेबर के एक्टिविस्ट रहे हैं और फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला इनको। जी हाँ, मलाला यूसुफज़ई के साथ। तो हम बात करते हैं ज़रा नूरजहाँ की। जी, आपने कहा कि जब हिंदुस्तान में थी 1947 तक तो उनके बहुत मधुर मीठे ताल्लुकात थे लता मंगेशकर के साथ। जी हाँ, देखिए यूँ समझिए कि नूरजहाँ तो कसूर में पैदा हुई जो कि पंजाब का हिस्सा था, और जो अब पाकिस्तान में है। हाँ, पाकिस्तान में है, लेकिन वो उस दौरान पैदा हुई जब पहली जंग अजीम हो चुकी थी और पहली वर्ल्ड वार के बाद रिसेशन था, बेरोज़गारी थी और बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, रोज़गार नहीं था। तो उनके माँ बाप ने देखा कि ये तो जीनियस हैं, बिकॉज़ वो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्हें देखा ये छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की और इसकी तान का जवाब नहीं है, और ये बेख्याली में जो कुछ गाती है वो बहुत खूबसूरत गाती है। तो वो अपनी बच्ची को लेके कलकत्ता आ गए, क्योंकि उस ज़माने में सारा पैसा कलकत्ता में था, सारे क्रिएटिव लोग कलकत्ता में थे, फिल्म इंडस्ट्री, पारसी थिएटर। तो पंजाब के प्रोड्यूसर कलकत्ता आते थे प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि स्टूडियो वहाँ थे। आप याद कीजिए बरुआ साहब हमारे, जो कि जिन्होंने पहली देवदास बनाई। तो ये वो दौर था जब बिमल रॉय और सारे पंजाबी, अपने पांचोली साहब, दिलसुख पांचोली, और ये सारे जितने भी बिग शॉट थे, ये सब हुआ करते थे कलकत्ता में। अब ये आती हैं और छोटी बच्ची हैं और इनको कोई बड़ा काम नहीं मिल सकता, तो ड्रामे की तैयारी से पहले, पर्दा उठने से पहले इनको भेजा जाता था कि जाके कुछ सुनाओ। और ये इतनी पॉपुलर हो गई कि ड्रामा लोग डिले कर देते थे। वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, अभी इसे बच्ची को गाने दो। तो फिर इनकी बहन इनके साथ गाने लगी और इनका नाम रख दिया गया लोगों ने पंजाब एक्सप्रेस। पंजाब एक्सप्रेस जब चलती है तो मतलब वो सबसे लंबी ट्रेन होती थी। और इनकी तान बहुत अच्छी होती थी
और आप जानते हैं कि शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो, और माइक्रोफोन होते नहीं थे। तो ये मैं ख़ास तौर से ये बात आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे सुनने वाले इस पे तवज्जो दें कि जब माइक्रोफोन नहीं होते थे और एक बच्ची गाती है और जो आखिरी सीट होती है बालकनी की वहाँ तक उसे पहुँचना होता है, तो उसके लिए स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत उम्दा बात कही आपने। वो तलत महमूद की तरह नहीं गा सकती थी, ठीक है, उसे आखिरी मतलब इंसान तक पहुँचना होता था। तो उनकी आवाज़ की जो उठान थी और जो तान थी, बस उसका जवाब नहीं था। और वो इतनी पॉपुलर हो गई कि मैंने जैसे आपको बताया कि ड्रामा रोका जाता था, ड्रामा डिले हो जाता था, और ये उनका बचपन था। फिर क्या हुआ कि उन्हें ड्रामे में जानबूझ के लिए उनसे मुंशी साहब कहलाते थे उस ज़माने में, जैसे अपने बेताब साहब थे और आगा हसर कश्मीरी थे, इस तरह के लोग ड्रामे लिखा करते थे। तो उनसे कह के इनके लिए रोल लिखवाया गया और फिर ये ड्रामे का किरदार बन गई, ड्रामे में हिस्सा लेने लगी, ड्रामे की एक्ट्रेस हो गई और ड्रामे से फिर फिल्मों में पहुंच गई और फिल्मों में भी वो गाना गा रही थी। तो ये और सहगल, ये दोनों सिंगिंग सेंसेशंस हैं जो। अरे सब बिल्कुल सेंसेशंस हैं, और वो तो छोड़िए तब सेंसेशंस थे जी। मैं तो कह रहा हूँ आज की तारीख तक जो लोग नूरजहां को एक बार सुन लेते हैं तो वो उनके लिए आज भी सेंसेशन है जी। और आज भी उसी तरह से उनकी आवाज़ जो है दिलों को गरमा जाती है। मैं साथ में इस तरफ भी इशारा करना चाह रहा था कि नूरजहां बाकायदगी से एक्टिंग भी करती थी और गाती भी थी अपनी ही फिल्मों में। वो गाने में भी एक्टिंग करती थी। और जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था कि नूरजहां और इनका लता मंगेशकर का असली रिश्ता क्या है, देखिए लता मंगेशकर क्लासिकल सीख रही थी, ठीक है, नूरजहां फोक ट्रेडिशन से आई थी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्लासिकल ट्रेडिशन नहीं जानती थी, वो जानती थी, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई, परवरिश कहाँ पे हुई, ड्रामे में हुई। तो उनके लिए एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उनके लिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लासिकल म्यूज़िक का जो तान है, ठहराव है, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो हालांकि उनका जो ख़ानदान था वो क्लासिकल म्यूज़िक के ही प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब में फोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और मतलब वहाँ का जो फोक है उसको बयान करना और समझ पाना मतलब बाकी जगहों के लिए मुश्किल है। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि पंजाब का कोई ऐसा शायर आप नहीं बता पाएंगे पुराना जो गाता नहीं था और जिसने अपनी शायरी के लिए राग तय न कर दिए हों। ये मीर ने नहीं किया, ये गालिब ने नहीं किया, ये नज़ीर ने नहीं किया, ये मतलब उर्दू शायरी में किसी ने नहीं किया, हिंदी शायरी में भी किसने किया, जो हम मॉडर्न हिंदी शायरी की आप अगर बात करें तो आप मुझे बताइए कि इसकी कोई मिसाल मिलती है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया लेकिन पंजाबी में ये आज भी मिलता है। कैसे? देखिए आप सुल्तान बाहू को देख लीजिए, आप हीर वारिस शाह ने भैरवी में सब कुछ किया है। जो हमारी पंजाबी शब्द की शायरी है उसमें लिखा होता है कि ये किस राग में गाई जाएगी। वाह जी। तो उनके वहाँ लिटरेचर और म्यूज़िक का जो रिलेशनशिप है वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। बहुत दिलचस्प बात करें आप, और ख़ास तौर पे जो आपने लता मंगेशकर और नूरजहां के दरमियान जो फ़र्क को समझाया, मुझे बहुत मज़ा आया वो सुन के। और मुझे इसलिए भी थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था आपकी बातों में कि अभी कुछ ही महीनों पहले, बल्कि तकरीबन अब तो 1 साल हो गया इस बात को भी, मैंने मंटो के खाके रिकॉर्ड करने शुरू किए। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि उनका ज़बरदस्त खाका है, कलमी खाका जिसको कहते हैं, पेन स्केच जो उन्होंने लिखा वो नूरजहां के बारे में, और उसको हमने 2 किस्सों में किया। और क्या गजब का खाका और है। हमारा ड्रामा क्या था, हमारा ड्रामा उसी का रेपुटेशन था। इसलिए कि नूरजहां के बारे में इस कदर जी इत्मीनान से कोई लिखे और इस कदर बेबाकी से लिखे कि जिसमें कोई शर्म लिहाज भी ना करे, वो ये मंटो की खूबी है। लेकिन उस खाके में एक बहुत अहम बात उससे ये पता चलती है, सामने आती है कि मंटो म्यूजिक बहुत अच्छी समझते थे और जानते थे। जी उन्होंने जिस तरह के उन्होंने हवाले दिए हैं, हाँ, और उन्होंने जिस तरह का बताया है कि उसका जो पंचम है वो इतना नुकीला है, नुकीला ये लफ्ज़ जो है बड़े बड़े म्यूजिशियन इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कहते हैं उसका पंचम जो है इतना नुकीला है और वो उसका कोमल स्वर जो है वो इतना
लचीला है। तो इस तरह की जो उन्होंने इस्तिलाहात इस्तेमाल की, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, तो पक्का वो म्यूज़िक जानते थे। वो बात अलग है कि वो एक क्रिटिकल आउटलुक थी उनकी, और उस पूरे खाके में थोड़ी सी पैट्रियार्की की भी झलक आती है। पैट्रियार्की कह लीजिए। मंटो की, देखिए मैं थोड़ा सा, मैंने मंटो को ज़रा, हो सकता मुमकिन है ज़्यादा पढ़ा हो क्योंकि काम भी किया उनके बारे में। मंटो के यहाँ बेनतहा बेसाख्तगी है और पॉलिटिकल करेक्टनेस वो रखते नहीं अपने यहाँ। यानी मिसाल के तौर पे जो कहना चाहते हैं कह देते हैं, बाकी अब आपके ऊपर है कि वो किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करें। पढ़ने वाला उनके बारे में कोई ओपिनियन बनाएगा, वैसे ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मंटो को जिस तरह से आप उनकी हिमायत कर रहे हैं लेकिन मैं मंटो के साथ वही करना चाहता हूँ जो मंटो दूसरों के साथ करते थे। अच्छी बात। ठीक है, तो ये सारी जो नोट्स मैंने लिए हैं, तो उनसे मुताल्लिक़ जितनी राइटिंग्स अवेलेबल थी किताबों में और मैगजीन्स में, वहाँ की जो मैगजीन्स थी, और मंटो के खाके का तो आपने यहाँ पे तस्करा किया। मंटो ने तो खैर तो लिख दिया था, वो तो नूरजहाँ की ज़िंदगी में ही लिख दिया था। हाँ, मंटो नहीं, उसके बाद ये बात की चीज़ें हैं। तो मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लता मंगेशकर यहाँ लंदन में आई, तो मैंने उनको यहाँ BBC के स्टूडियो में इनवाइट किया, और वो बहुत मेरे लिए बड़ा यादगारी दिन था, इसलिए कि उन्होंने पूरा दिन मुझको दिया यहाँ पे, और सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे साथ में रहे स्टूडियो में, और मैंने उनके साथ में बहुत लंबी गुफ्तगू की, और वो जो भी रिकॉर्ड किया उसको फिर मैंने 7 हिस्सों में, 7 पार्ट्स में मेरे ख्याल से। हाँ जी, मुझे याद है वो आपकी सीरीज, तो लता की कहानी नाम से वो सीरीज़ की। खैर उसमें एक जगह जिक्र नूरजहाँ के बारे में जब उन्होंने जिक्र किया तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि बहुत मुझसे प्यार उन्होंने जताया जब मैं पहली बार मिली, और उन्होंने मेरा गाना सुना और गाने की बहुत तारीफ़ की और बहुत इनकरेज किया। तो ये लता मंगेशकर ने अपने अल्फाज में ये बात बयान की। नूरजहाँ और लता मंगेशकर की पर्सनालिटीज़ का एक फ़र्क देखिए कि ये जो है काफ़ी सबड्यूड थी, और आप इन्हें इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। लता मंगेशकर को मतलब कहने का मतलब ये लिए दिए रहती थी। नहीं, वो थी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिए दिए रहती थी, और उन्हें अपनी इज्जत का, अपनी गरिमा का, अपने उसका ख्याल रहता था। थोड़ा सा जैसे एक हिंदी का लफ्ज़, थोड़ी सकुचाई रहती थी, अपने आप में महदूद और बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं। जी। लेकिन इसका बिल्कुल कंट्रास्ट उस तरफ मिलता है। ठीक है, वो बागो बहार मतलब शख्सियत थी, और मतलब बहुत आउटगोइंग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, और बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग। बहुत अच्छी बात, बहुत इनकरेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का पूरा प्रोग्राम क्या सिर्फ नूरजहाँ और लता मंगेशकर के साथ बातें करने में निकल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि दानिश इकबाल की ज़िंदगी निकल गई रेडियो में, और ये सब करने में। ये सब मतलब ये कि रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, ड्रामा, म्यूज़िकल और डांस ड्रामे, एक नहीं दसियों लिखे हैं आपने वो ड्रामे, और बेनतहा मकबूल हुए हैं, स्टेज पर हुए हैं, और हिंदुस्तान के जो मायानाज फ़नकार हैं वो आपके ड्रामों में डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं। थिएटर आपने बहुत किया हुआ है। देखिए, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सदियों से मुझे किसी ने नहीं दिया था। ये तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए नोबेल हो गया, जो कल्याण सत्यार्थी था आपको मिल गया था, मुझे नहीं मिला था, मिल गया। आपका जिक्र थिएटर की दुनिया में एक ड्रामे की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम मैंने तो आपको उस ड्रामे के ज़रिए ही पहचाना जी, और मुझे एहसास हुआ कि दानिश इकबाल थिएटर की दुनिया में अब एक अहम नाम है। वरना उससे पहले मेरी नज़र में सिर्फ आप एक रेडियो प्रोड्यूसर थे, जो कोई बुरी बात नहीं है। जी। लेकिन वो ऐसी बात थी जैसे मैं था तो मैंने अपने आप को कभी इतना सीरियस नहीं लिया कि भाई मैं रेडियो प्रोड्यूसर हूँ। कौन क्या करें, हम लोगों ने हमेशा आपको बहुत सीरियसली लिया। कौन सा 30 मार्खा होने वाली बात है। लेकिन वो ड्रामा था आपका MS सथ्यू के साथ में। ये MS सथ्यू वो हैं जिन्होंने बेनतहा थिएटर किया है हिंदुस्तान में, गज़ब का थिएटर किया है। और उनको अगर हम MS सत्यू कह दें तो हाँ, MS सत्यू कह दें। हाँ। जी। लेकिन क्योंकि जो साउथ इंडियन वो है वो TH लिखते हैं, लेकिन TH लिखते हैं और ता बोलते हैं। ये तो कितनी अच्छी बात बताई आपने जी। तो और ये वही MS सत्यू हैं जिन्होंने गर्म हवा नाम की फिल्म डायरेक्ट की। जी। ये वही गर्म हवा है जिसमें बल्ला सानी थे और जो इस्मत चुगताई की कहानी पे आधारित है, मबनी है। खैर, तो आपने उनके लिए ड्रामा किया, आपने लिखा और उन्होंने इसे डायरेक्ट किया ना। ओवर टू यू, क्या था वो? देखिए, वो ड्रामा एक फरमाइशी ड्रामा था
और हमारे के कोहली साहब जो अभी हाल में चले गए, गुजर गए सब, वो मुझे बहुत याद आते हैं, बड़े गजब के आदमी थे। उनके साथ ही आप ये समझिए कि हमारी उम्र अजीज़ का एक बड़ा हिस्सा भी वो साथ में लेके चले गए, और यकीन नहीं आता कि वो चले गए, क्योंकि भाई इतना लंबा साथ हमारा उनके साथ रहा है। मैं समझता हूँ दिल्ली में थिएटर की शम्मा जलाए रखने वालों में, क्योंकि देखिए क्या है, एक तरफ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारा थिएटर करता है या और लोग करते हैं, के कोहली एक ऐसा नाम है जी 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 कि वो अपने आप ही अपनी मर्जी से जो कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते थे वो करते रहते थे बिना 4 पैसे की परवाह किए। हाँ, ख़ुद मेरे साथ उन्होंने अमृता ए सबलाइम लव स्टोरी, जो कि साहिल लुधियानवी और अमृता प्रीतम का जो मतलब वो था रिलेशनशिप थी, बहुत ही खूबसूरत प्लेटोनिक लव की बेहतरीन मिसाल जिसे हम कह सकते हैं। हम प्लेटोनिक क्यों कह रहे हैं आप? बिकॉज मैं प्लेटो को याद करना चाहता हूँ। नहीं, मतलब ये कि आप क्यों अपॉलोजेटिक हैं? नहीं, वो जैसी भी थी, क्योंकि देखिए वो मैं प्लेटो, देखिए मेरी ट्रेनिंग फ़लसफ़े में हुई है, और मैं चाहता था, मैं समझता हूँ एक बड़ी खूबसूरत रोमांटिक रिलेशनशिप थी जी, लेकिन उसे अगर प्लेटोनिक कह दें तो उसकी क्या बेइज्जती हो जाएगी? नहीं, वो फिर वो बात मजा है। इसका मतलब आप प्लेटोनिक में बिलीव नहीं करते हैं, मैं करता हूँ। देखिए सोक्रेटिस हमारे फेवरेट हैं, और प्लेटो हमारे फेवरेट हैं, एरिस्टोटल आपके हैं, ठीक है, तो रियलिज्म उनसे शुरू होता है। आप जिक्र कर रहे थे उस ड्रामे का। जी, तो ये जो ड्रामा था दारा शिकोह, जिसको दारा शिकोह कहा जाता है, जो दारा शिकोह होना चाहिए, दारा शिकोह। ये अच्छी बात करें, एक हरबंस लाल मुखिया हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जी, उनको मैं सुन रहा था अभी पिछले दिनों, कुछ रेख्ता के दौरान उनका लेक्चर था, तो वो ये बता रहे थे कि शिकोह कहती है दुनिया इनको, लेकिन वो शिकोह, हाँ शिकोह, तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग रेडियो के लोग हैं, और इस वक्त ज़बान की भी बात एक होनी चाहिए। तो जो गलतुल आम गलती है उसको उर्दू में कहते हैं कि रोज़मर्रा है तो मान लेते हैं, हाँ, लेकिन अब हमें तो बहुत सारे कोई बात समझदार लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, शिकोह दोनों ठीक है। तो ये एक फरमाइश थी, और ये उनका एक ख्वाब था के कोहली साहब का, और वो उनका कहना था कि ये जो मुग़ल पीरियड है ये कल्मिनेशन है मतलब हिंदुस्तान की तारीख़ का, और ख़ास तौर से जो शाहजहाँ का पीरियड है, तो उसमें देखिए एक तरफ ताजमहल बन रहा है, एक तरफ जो है उपनिषद जो है ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, एक तरफ जो है मिनिएचर पेंटिंग्स में कमाल हो रहा है, एक तरफ कैलीग्राफी का बेहतरीन काम हो रहा है, एक तरफ न्यूमिस्मेटिक्स का काम हो रहा है। तो जो हमारा गोल्डन पीरियड है वो ये है, और सबसे बड़ी बात कि तमाम फ़लसफ़ों को यकजा करके एक शहज़ादा, एक होने वाला बादशाह चाहता है कि वो दुनिया को जोड़ दे, तो जिसे आज हम कहते हैं इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिवनेस। तो उस आदमी को इलेक्शन नहीं जीतना था, दारा शिकोह को इलेक्शन नहीं जीतना था। नहीं, उनको तो नहीं जीतना था, लेकिन अभी पिछले 10 सालों में कुछ लोगों को इलेक्शन जीतना था दारा शिकोह के नाम पे। नहीं, दारा शिकोह का नाम नहीं ले रहा है कोई। देखिए यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कोहली साहब को पसंद थी कि उस आदमी के दिल की अंदर से एक आवाज़ आई कि ये सारे मज़ाहिब एक हैं, ये हिंदुस्तान एक है, ये दुनिया एक है, और ये सूफियाना ख्याल था। वो सूफ़ी मसलक के आदमी थे, और वो मतलब आप ये समझिए कि सिखों के जो बड़े गुरु थे उनके भी टच में थे, ईसाइयों को जो बड़े मतलब प्रीचर्स थे उस ज़माने में, जो उस सब के उनके टच में थे, और जैन जो मुनि थे उनके पास भी वो नहायत अदब के साथ जाते थे, और हमारे जितने भी जोगी उस ज़माने में कहते थे, आज योगी लफ्ज़ बहुत पॉपुलर है तो मैं पुराना लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि वो जोगियों के साथ बैठते थे। और दारा शिकोह को एक सूफ़ी मतलब जिसे कहना चाहिए सीकर दिखाया कि वो सूफ़ियों के पास जा रहे हैं, वो सरमद के पास जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि सरमद का फिर कत्ल हुआ। दारा शिकोह पे फिर ये ड्रामा होता है जी, जनाब MS सत्यू साहब करते हैं उसको। जी जी जी, स्टेज होता है, दिल्ली में होता है। और इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि मैंने ड्रामा लिखा, और आप जानते हैं कि इस ड्रामे में तो औरतों का कोई रोल नहीं था, तो सत्तू साहब तो फिल्मी दुनिया से आ रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या है, इसमें लड़कियां कहाँ हैं, इसमें हीरोइन कहाँ है? मैंने कहा उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ये कैसे होगा? तो साहब मैंने उनकी 2 बहनों का किरदार डाला, फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी काफ़ी नहीं है। 2 बहनें, हाँ 2 बहनें, यानी रोशन यानी शाहजहाँ की 2 बेटियां, जहाँ आरा जिन्होंने अपना चांदनी चौक बनवाया, और रोशन आरा बाग वाली रोशन आरा। तो रोशन आरा जो है औरंगज़ेब के साथ थी, और जहाँ आरा सबसे बड़ी बहन थी, और वो दारा शिकोह के साथ थी।
तो ये जो घर के अंदर की पॉलिटिक्स थी, यही आज बाहर की पॉलिटिक्स है। तो ये आपने किरदार डाले उसमें औरतों की? जी जी, उन्हीं ने कहा कि इसमें एंटरटेनमेंट कहाँ है, ये तो बहुत हैवी है। तो साहब मैंने फिर एक हीरोइन का किरदार डाला, और राना दिल नाम की एक वो थी, रक्कासा थी किसी ज़माने में, उनकी तस्वीरें मिलती हैं ये ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में। तो मैंने वहाँ से फिर उस ज़माने में वो नहीं था, ये नहीं होता था, ये फ़ोटो कापी आसानी से नहीं होती थी, तो बड़ी मुश्किल से मुग़ल मिनीचर्स पेंटिंग्स मंगाई गई, तो राना दिल नाम की एक कैरेक्टर मिली, तो मैंने उनको एंकर बना दिया। अब राना दिल जो हैं, और दारा शिकोह बहुत शरीफ आदमी थे, उनका कोई अफेयर नहीं था, एक ही बीवी थी और सिंपल आदमी थे। तो ये ड्रामा सबसे पहले दिल्ली में हुआ है ना? ये ड्रामा दिल्ली में हुआ, फिर ये हर शहर में हुआ, बम्बई में हुआ, और बंगलोर में हुआ। मतलब ये एक अच्छा रनिंग प्रोडक्शन था और लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इसमें मैंने शायरी का इस्तेमाल किया, और आमतौर से क्या है कि पुरानी शायरी मिलती नहीं है तो सब अमीर खुसरो पे आ जाते हैं। तो मुझे किसी किताब में एक हवाला मिला कि शाहजहाँ के आखिर के दौर में अपने वली दखनी साहब दिल्ली आए थे। ठीक है, बस मैंने कहा हो गया। तो मैंने वली दखनी सूफी आदमी थे, तो मैंने वली दखनी की शायरी का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा अब और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं इस बात का पूरा इख्तियार देता हूँ, इसलिए कि आप ही का इंटरव्यू है, कि आप मुझे एक दो ड्रामा को और जिक्र करें जो आपने लिखे, दिल्ली में हुए या कहीं पे भी हुए। देखिए, एक ड्रामा जो है मेरा, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो मैंने औरत बन के लिखा। मैंने सारा शगुफ्ता, एक जिनको कहा जाता है कि सिल्विया प्लैथ ऑफ उर्दू पोइट्री, तो उनको मैंने डिस्कवर किया। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल ने मेरे दिल पे बहुत असर किया। उनकी 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई, और बहुत ही बुरे उनको शौहर मिले। वहाँ से उनका सेपरेशन हो गया, तलाक़ हो गई। उसके बाद वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, जहाँ एक शायर साहब काम करते थे। उन्होंने देखा और उन्हें पैगाम दे दिया, और इस तरह से एक शायर की बीवी बन गई। और शायर साहब जो है बहुत सेंसिटिव थे और बड़े अच्छे शायर थे, लेकिन वो शायरी से इतना ऑब्सेस थे कि उन्होंने बीवी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो वो शी वॉज इन फैमिली वे, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, उनके बच्चा होने वाला था, लेकिन वो शेर सुनाने चले गए, और उनका बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया। ठीक है। और उसके बाद हस्बैंड पे कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, बिल्कुल ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई असर नहीं हुआ। तो फिर इन्हीं ने अहद किया कि अब शायरी मैं करूँगी, तुम क्या शायरी करते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो उन्होंने एक जिद के साथ, और उन्होंने कहा कि तुम झूठी शायरी करते हो, तुम दूसरों के जज्बे बयान करते हो, तुम अपने जज्बे बयान नहीं करते हो, और जो मेरे दिल पे बीतती है, जो मेरा सच है, वो तो कोई बयान नहीं कर सकता। तो उन्हीं ने एक अलग ईडियम, एक ऐसी लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। बहुत। और आप ये समझिए कि लगता ही नहीं है कि वो शायरी है, लेकिन जब आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो एक एक वर्ड में एक मेटाफर है। और वो जिस तरह से खुदा से बात करती हैं, जिस तरह से दुनिया से बात करती हैं, जिस तरह से समाज से बात करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पहली फेमिनिस्ट हैं। उनसे पहले जितनी वीमेन राइटर्स हैं, मैं उनको फेमिनिस्ट मानने को तैयार नहीं हूँ। यानी मिसाल के तौर पे फहमीदा रियाज को भी नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं जो अंदर इनवर्डनेस में एक औरत सफ़र कर रही है। परवीन शाकिर को भी नहीं मानेंगे? परवीन शाकिर, देखिए, ये सब निस्वानियत का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, जो औरत का दर्द है, दर्द, चीख, मतलब उनका कहना है कि मेरी शायरी नहीं है, ये चीख है, एक औरत चीख रही है। क्या चीख में शायरी हो सकती है? मिसाल दीजिए। तो उनकी सारी नज़में एक चीख हैं। ठीक है, तो वो ऐसी शायरी है जिसे सुनाया तक नहीं जा सकता। आप ये समझिए कि जब तक वो ना सुनाएं और जब तक उसे डूब के ना पढ़ा जाए। तो अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे, मेरे दिल पे बहुत असर आया। मुझको अपनी माँ याद आई, और वो सारी औरतें याद आईं जिन्होंने खामोशी से सफ़र किया, हमेशा जो है, और मतलब दबे कुचली। हाँ, मतलब इस वक्त भी दुनिया में जितनी औरतें हैं, वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक कोठरी में रहती हैं, वहाँ से किचन में जाती हैं, कई बार उसी कोठरी के अंदर वो किचन होता है, और उनकी 12 फीट की दुनिया होती है, उसी में वो पैदा होती हैं, उसी के अंदर वो मर जाती हैं, और ज़िंदगी भर उनका एक्सप्लॉयटेशन उनका बाप करता है, फिर उनका शौहर करता है, फिर उनके बच्चे करते हैं, उनके बच्चों के बच्चे करते हैं। वो एक कन्वीनियंस है, वो एक इंसान नहीं है।
तो ये किसी ने नहीं कहा मेरे हिसाब से। अगर किसी ने कहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो उनकी मैंने कहा कि मैंने एक औरत बन के इसे लिखा, तो मैं सचमुच मूव हो गया। मतलब आप ये समझिए कि अगर मैं कहूँ कि मैं रो पड़ा या मेरा दिल रो पड़ा, तो ये सच है। और फिर ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, ये ड्रामा सिर्फ ट्रेजिडी नहीं है, ये एक भयानक ट्रेजिडी है। तो आप देखिए ड्रामे में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर उसका रेजोल्यूशन होता है। हमारे ड्रामे में, इस ड्रामे में, इसका नाम है सारा का सारा आसमान। सारा का सारा आसमान। सारा, जो पहली सारा है वो सारा शगुफ्ता है। सारा का सारा आसमान, तो औरत की जिंदगी का सारा आसमान आपको इसमें मिलता है। पागल खाने से शुरू होता है जिसमें औरतों को बंद कर दिया है पुरुष समाज ने, और वो एक दूसरे से नोट्स मैच कर रही हैं। ये म्यूजिकल था? ये म्यूजिकल बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये शायराना था। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि शायराना है, आपको लगेगा ये तो चीख रही हैं। क्योंकि उनकी जो शायरी है, मैंने उनके सारे डायलॉग उनकी नज़मों से लिए हैं। मेरा एक लफ्ज़ नहीं है। जब वो बोलती हैं तो मेरा कमाल ये है, जैसे मैंने इससे पहले अमृता प्रीतम वाले ड्रामे में भी यही किया था, कि लोग ये ना कहें कि आई एम पुटिंग वर्ड्स इनटू हर माउथ या मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, उनके इंटरव्यूज से उनकी भाषा निकाली थी, ठीक है, उन्हीं की कहानियों से निकाली थी। तो जो लबो लहजा है वो उन्हीं का था। बाकी किरदार उनको लैंग्वेज में दे रहा हूँ। वाह, अच्छा। और ये सारा शगुफ्ता और अमृता प्रीतम की दोस्ती थी। एक थी सारा, अमृता प्रीतम की बहुत मशहूर किताब है, और सारा शगुफ्ता आई इंडिया में, अमृता प्रीतम के साथ रहीं, और अमृता प्रीतम की वजह से ही हम लोग जानते हैं। सच्ची बात ये है। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं आप। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, इससे खूबसूरत क्या होंगे। बहुत खूबसूरत। और देखा जाए तो अपनी अमृता प्रीतम भी एक बहुत ज़बरदस्त फेमिनिस्ट हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंट औरत हैं, वो एक अचीवर हैं। सारा शगुफ्ता सफरर हैं, वो उस तरह की अचीवर नहीं है। जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं आपसे ये दरख्वास्त भी ना करूं कि कुछ तो सुना दीजिए उनके कलाम का, कोई एक ऐसा इक़्तिबास, कोई अंश, कोई नज़्म इस मौके पे, इसलिए कि थोड़ा सा तो हमें अंदाज़ा हो जी कि सारा शगुफ्ता कौन है। जैसे उनकी एक नज़्म है औरत और नमक, ठीक है, तो ये हमने इस्तेमाल की अपने ड्रामे में, कि वो पागल खाने में औरतें उनसे कहती हैं कि तुम कैसे लिख लेती हो और क्या लिखती हो। तो वो कहती हैं कि इज़्ज़त की बहुत सी किस्में हैं, इज़्ज़त की बहुत सी किस्में हैं, घूंघट, थप्पड़, गंदुम। इज़्ज़त के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं। इज़्ज़त हमारे गुजारे की बात है, इज़्ज़त के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज़्ज़त की कनी हमारी ज़बान से शुरू होती है, कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक ज़िंदगी हमें बेज़ायक़ा रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है कि रंग साज ही फीका पड़ा है। खला की हथेली पर पतंगें मर रही हैं, मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज़ औलाद के लिए ज़मीन खलंडरी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो, इसलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो, तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। झूठी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पर तराश दी गई है। तुम सदियों से नहीं रोई, क्या माँ ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुंबे की माँ हो? रेप की, कैद के बटे हुए जिस्म की, या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की। बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चुनाई है? तुमने मेरी हंसी में मेरा तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्के राजुल्बा। सिक्के राजुल्बा। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दागूंगी। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं,
मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश, हम सर पर कफन बांध कर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। वाह, क्या बात है। तो देखिए, ये एक औरत पूरे मर्द समाज से बात कर रही है। अब इसमें देखिए कि उन्होंने कई औरतों से कई बातें कही हैं। तो हमारा ड्रामा एक पागल खाने से शुरू होता है जिसमें वो सचमुच भेजी गई। आप जानते हैं कि हमारे वहाँ जब भी समाज कुछ नहीं कर पाता है तो उसे पागल कह देता है, तो उन्हें पागल कह दिया गया था। उनको बिजली के शौक दिए जाते थे। ये यहाँ पे भी ये बीमारी थी एक ज़माने में, इंग्लैंड में भी। वो पुराने ज़माने का वो था, नफसियाती तौर पे जो इलाज तो होता वो था, उन्हें कोई इलाज नहीं होता था। वो लोग सिर्फ उसके टॉर्चर से वो चुप हो जाते थे। तो वो लोग चाहते थे कि इनको बिजली के शौक दे दिए जाएं और ये चुप हो जाएं। ये चुप नहीं हुई, ये लिखती रहीं, कहती नहीं, और आज तक ये मिस्ट्री है कि उनका कत्ल किया गया या वो खुद मर गई। तो जो मेरा ड्रामा है उसमें मैंने बस ये एक डिज़ाइन किया है जो क्राफ्ट के लेवल एक सवाल नहीं, मैंने ये दिखाया कि उनको आखिरी उम्र में उनके एक दोस्त थे जो उन्हें एक ही मेल मिला जो सपोर्टिव था, जो उनका साथ दे रहा था, और जब उसने दिलचस्पी लेनी शुरू की और उनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि वो शादीशुदा है और वो किसी दूसरी औरत की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती हैं, तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की थी, उनके किसी शौहर ने, या जो मतलब ये पैट्रियार्कल समाज है कहीं ना कहीं किसी का हाथ हो सकता है, उसी ने मतलब उन्हें मार के रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी का मैं यहाँ पे तज़किरा करना चाहता हूँ अपने ड्रामे की, कि जब ये ड्रामा मैंने लिखा तो उसमें शौहर भी थे, बच्चे भी थे, और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त सीन है कि वो अपने पागल खाने में औरतों को बताती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे शौहर ने कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया और कहा, माय लॉर्ड, हुजूर जनाब, इसका किरदार अच्छा नहीं है, ये बदकिरदार औरत है और इसके साथ अगर मेरे बच्चे रहेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो बच्चे मुझे दे दिए जाएं। उसके बाद सारा शगुफ्ता कहती हैं और खड़े होकर वो कहती हैं कि इस आदमी ने जो इल्ज़ाम लगाया है ये सच है, मैं बदकिरदार हूँ और इसके बच्चे इसके नहीं हैं। और ये इस ड्रामे की एक बड़ी कामयाबी ये है कि हमने गर्ल्स स्कूल में किया तो सारी लड़कियाँ वहाँ पे रो रही थीं, क्योंकि उन्हीं ने अपने आसपास ऐसा बहुत कुछ देखा है और उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, उसको कोई बयान नहीं कर पाता है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उनके एक और सीन मैं याद दिलाना चाहूँगा, उनके एक शौहर आते हैं ईद से पहले बच्चों को उधार मांगने के लिए, और हाँ कि बच्चे दे दो और वो ईद है, तो कुरान सर पे रख के मतलब कसम खाते हैं कि वो दे दें। जब वो मुकदमा हार जाते ये कहने के बाद कि इसके बच्चे इसके नहीं हैं, ये किसी और के हैं, तो मुझे दे दिए जाएं ताकि मैं उसके असली बाप तक पहुंचा सकूं। उस आदमी को मालूम है कि ये क्या कह रही हैं, और उस आदमी को ये भी मालूम है कि उसका इल्ज़ाम झूठा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद आता है, कुरान को सर पे रखता है और बच्चे ले जाता है। उसके बाद उनका एक हमारे ड्रामे में वो है जो उन्हें सचमुच लिखा है ख़त में कि अब मैं कुरान को आज़मा रही हूँ कि वो अपना असर कब दिखाएगा, मेरे बच्चे कब वापस आएंगे। उनके बच्चे ज़िंदगी भर वापस नहीं आए क्योंकि बाप ने बता दिया कि तुम्हारी माँ बदकिरदार थी। तो मैं क्यों इसका तज़किरा कर रहा हूँ? मेरे ड्रामे की एक सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब इसका रिव्यू छपा तो वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उसमें से कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, और वो अब मैच्योर हुए हैं। उन्होंने वो रिव्यू पढ़ा और उन्होंने मेरे एक दोस्त को कहा कि अब हमें मालूम हुआ कि हमारी माँ जो है वो एक बड़ी औरत थी और कितनी अच्छी औरत थी। तो आप ये समझिए कि उनके बाप ने जो माँ की इमेज ख़राब की थी, जो आम तौर से होता है जब रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है तो मर्द क्या करते हैं। बहुत ही तकलीफदेह कहानी है। और तो ये सब जब आप जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि वो सबसे बड़ी फेमिनिस्ट थी, तो मुझे लगा कि एक राइटर का पूरा इख्तियार है कि वो जैसे चाहे जिसको जो समझे वो कह सकता है और उस हिसाब से उसको पोर्ट्रे भी कर सकता है। इसलिए कि मज़ा तो तभी आता है किसी की भी ड्रामे में, तसनीफ में, कृति में, क्रिएशन में, कि यहाँ पे अपना टेक क्या है। एक सवाल यहाँ पे ये है, क्या वो फनकार थी? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो एक माँ थी, एक औरत थी, और वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक औरत हूँ। एक बात आखिर में बस थोड़ा सा अपना तबसरा, ये मेरा तबसरा है अपनी तरफ से, जब आपने कहा कि उनके बच्चों को अंदाज़ा हुआ
कि क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारी माँ ऐसी थी वैसी थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है 18 साल के ऊपर के बच्चों को जब मैं इतना बेवकूफ़ और कम अक्ल पाता हूँ। मतलब मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया को उन तमाम बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनको ऊपर वाले ने अक्ल दी है, जिनको तालीम दी है, जो दुनिया को देख सकते हैं, जो दुनिया की सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बावजूद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनका बाप कैसा है, उनकी माँ कैसी है, और उसके बाद में उनको एक ड्रामे के बाद में इस बात का एहसास होता है कि अच्छा, ये बताइए कौन सही था कौन गलत था। बताइए, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आम तौर पर क्या देखता हूँ, अक्सर लोग सेपरेट हो जाते हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अक्सर हमारे आसपास के बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सारा शगुफ्ता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि वो हो जाता है, उसके बाद में फिर पता चला है कि माँ कुछ कह देती है बेटे के कान में या बेटी के कान में कि तुम्हारा बाप इतना कमीना है। बाप इतना जलील साबित होता है कि वो उनकी जो माँ है बच्चों की, वो उनके खिलाफ जहर उगल देता है उनके कानों में, और वो अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं, मिलना भी नहीं चाहते। 20 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं। मैंने एक शख्स को देखा 45 साल की उम्र में, मैंने उसको फ़ोन किया, उस आदमी को, उसके बाप जो हैं वो रगड़ रगड़ के एड़ियाँ अस्पताल में दम तोड़ रहे थे। मैंने उसको फ़ोन किया, ये सही वाक़या है, कहते हैं ना बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, जो भी है। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे वाले साहब जाने वाले हैं, और उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक बार आके देखते। नहीं, मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे साहब वो चले गए बेचारे, उनको कुछ ब्रेन हैमरेज वगैरह हो गया था। खैर, अचानक आपकी बात में मुझे ये एहसास हुआ अचानक कि मैं ज़रूर अपनी बात भी कह दूं कि वो बच्चे जो भी हैं सारा शगुफ्ता के ज़रूर समझदार होंगे, उन्होंने एहसास उनको हुआ होगा। लेकिन मुझे उन दुनिया के तमाम बच्चों से शिकायत है जो अपने माँ बाप को एक मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद में भी जब वो उनकी असलियत को काफ़ी हद तक समझ नहीं पाते। मेरी बात ख़त्म हुई। अब यहाँ से दानिश इकबाल का इंटरव्यू शुरू होता है। तो ये आपने इस कदर खूबसूरत ड्रामे का जिक्र किया है, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपने उस ड्रामे को ट्रीट किया है। इसके अलावा और किसी एक ड्रामे या म्यूज़िकल का जिक्र करना चाहेंगे आप यहाँ पे? देखिए, ये तो बिल्कुल मिठाई की दुकान में जैसे आप किसी से कहें कि मतलब इसमें से कौन सी मिठाई आप खाना चाहेंगे, तो ये तो जवाब देना बहुत मुश्किल है। देखिए, आजकल एक मेरा ड्रामा है जो काफ़ी कामयाब है और प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेसफुल है। कई ग्रुप्स उसको कर रहे हैं। दिल्ली में उसे किया जाता है, अभी दुबई में उसका प्रोडक्शन किया गया, और उसका टाइटल बड़ा प्रोवोकेटिव है, और वो है एंटी नेशनल गालिब। ठीक है। और एंटी नेशनल से मतलब लोग इतना डरते हैं आज के ज़माने में कि दुबई वालों ने कहा कि अगर ये इसका नाम एंटी नेशनल रखा जाएगा तो ये तो हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, तो उन्होंने उसका नाम कर दिया तमाशा मेरे आगे। तो आप ये देखिए कि वो ड्रामा है कि एक फ्रिवलस लिटिगेशन, जैसे कि आजकल फिल्मों को रोकने के लिए अक्सर किया जाता है, कॉमेडी है, बहुत अच्छी कोर्ट रूम ड्रामा है। और उसमें यह है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो दूसरे की फिल्म रुकवाना चाहते हैं, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर वो एक गज़ल उसमें इस्तेमाल हुई है, और वो है इब्ने मरियम हुआ करे कोई हाँ। और मेरे दुख की दवा करे कोई हाँ। और तो उन्हें लगता है कि मतलब इसको ग्राउंड बना के वो कह देते हैं कि इससे मेरे जज्बात हर्ट हुए हैं। एक आदमी का झूठ मूठ के आदमी को लेके आते हैं, वो मुकदमा कर देता है, और जज जो है उसको नहीं मालूम कि भाई ये कौन है, किसने लिखा है। तो वहाँ पे जैसे होता है कि उनकी आवाज़ शुरू हो जाती है कि मिर्ज़ा गालिब हाजिर हो। मिर्ज़ा गालिब तो मर चुके हैं, वो कहाँ से हाजिर होंगे। तो वहाँ का जो अर्दली है जो आवाज़ लगाता है, उसको ब्लड प्रेशर है, दवाएं खाता रहता है, ये वो। तो एक दिन वो चिढ़ जाता है, या वो जानबूझ की एक्टिविटी करता है, या कुछ उसका दिमाग पलट जाता है कि वो खुद आ जाता है, या यूँ कहिए कि उसके ऊपर मिर्ज़ा गालिब आ जाते हैं। अब जो जज हैं वो कहती हैं कि अरे भाई तुम मिर्ज़ा गालिब कैसे हो सकते हो, ठीक है, तुम तो मतलब धनंजय राम हो। तो वो कहता नहीं, मैं मिर्ज़ा गालिब हूँ। तो आप वो कहती हैं क्या सबूत? वो कहता है क्या सबूत कि आप जज हैं। तो कहती है मेरी मोहर देख ली जाए, मेरे दस्तखत देख लिए जाए, मेरे ऑर्डर देख लिए जाए। वो कहता है मेरी मोहर देख ली जाए, मेरे दस्तखत देख ली जाए। वो दस्तखत करता है, वो भेजे जाते हैं एक्सपर्ट्स को, वो कहते हैं हाँ ये मिर्ज़ा गालिब के दस्तखत है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि वो जो दूसरी पार्टी थी, वो तो फिल्म प्रोड्यूसर्स की पार्टी थी, वो समझ रहे थे कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो एक आदमी डिफेंड करने लगा। वो एक बहुत बड़ी टीम लाते हैं,
वो टीम गालिब पे रिसर्च करती है, विकीपीडिया से, इधर उधर से और मतलब सोशल मीडिया से, और वो फिल्म भी देखती है भारत भूषण की और सुरैया वाली, वो सब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो हैं वो मैनेजर थे, आप जो हैं तवाइफों के वहाँ जाते थे, आप शराब पीते थे। जज भी कहती हैं हमने उनके बारे में सुना है कि वो तो हमेशा नशे में रहते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पेश किया जाए और पुर्तगाली हो तो हम आपका दिल अभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये दिल्ली में बहुत अच्छी कॉमेडी है और ये मतलब ये तो होता रहता है ड्रामा। हाँ, ये 3-4 मुल्कों में हो चुका है। अभी दुबई में इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। ये जो सईद आलम है ये उन्होंने डायरेक्ट किया है। सईद आलम ने मेरे कई ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, लेकिन ये ड्रामा जो है मतलब उनके डायरेक्शन से इसलिए महरूम है कि ये दूसरे लोग जो हैं वो मतलब करते रहते हैं और मुझे पेमेंट भेजते रहते हैं। मज़े की बात क्या है कि अभी तक जी इस बात का कहीं जिक्र नहीं हुआ कि दानिश इकबाल जो हैं वो क्या करते थे पढ़ाई के बाद और किस तरह की नौकरियों के सफ़र से होके गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम अज़राए करम और एक रस्मियात को निभाते हुए ये बात बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। हाँ, आपने अलीगढ़ से तालीम हासिल जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। क्या किया? जी, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था जिसको कीमिया कहते हैं। तो कीमिया में क्या करते हैं कि पुराने ज़माने में सोना लोग बनाने की कोशिश करते थे, तो हम भी टेस्ट ट्यूब हिलाया करते थे। ठीक है, फिर केमिस्ट्री से बीएससी किया कि मैं एमएससी भी कर रहा था। अच्छा। ठीक है, और उस दौरान ये हुआ कि भाई इससे क्या होगा, सिविल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए था। तो ये तय किया गया कि फ़लसफ़ा पढ़ लिया जाए एमएससी करने के बाद। एमएससी छोड़ के। अच्छा, एमएससी अधूरा छोड़ दिया? नहीं, एमएससी की क्या ज़रूरत है भाई, आईएएस बनना चाहिए आदमी को। अरे एमएससी क्या करेंगे आप? अरे आप दुनिया चलानी है, भारत को तो आपने फिलॉसफी नया भारत बनाना है, तो हमने फ़लसफ़ा ले लिया। लेकिन फ़लसफ़े में हम टॉपर हो गए। वाह। और मैंने सुना है पीएचडी भी की फिर आपने? हाँ, उसके बाद हमें नेट पीएचडी ज्वाइन किया आपने? नहीं, नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ मिल गया और साहब हम पीएचडी कर रहे थे और इसी बीच में हमारा सिलेक्शन हो गया। ये सब अलीगढ़ में हो रहा है? जी जी। ये किस ज़माने का अलीगढ़ है? ये है 85, 86, 87, 88। तो परवेज़ आलम के आप जूनियर हैं? ऐसे वैसे जूनियर थिएटर वगैरह आपने नहीं किया? असल में क्या था कि ड्रामा क्लब के पैरेलल एक ड्रामे की एक्टिविटी शुरू हुई और जिसमें मैं अगर ये कहता कि ये सब मैंने लिखा है तो कोई उसे करता नहीं। तो आप एक बड़ा मुश्किल सा नाम लेते थे कि किसी और ने लिखा हुआ है। नहीं, मतलब मैं कहता था मैं मतलब जो है एडेप्टेशन कर देता हूँ और ये बहुत बड़े बड़े लोगों के ड्रामे हैं। तो मैं क्या करता था कि वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें थीम्स होती हैं। तो अगर आप एक किसी पार्टिकुलर थीम पे अगर आप ड्रामा लाइब्रेरी में ढूंढने जाएं तो आपको शेक्सपियर और मतलब बर्नार्ड शॉ के तो नहीं मिलेंगे। तो हम टूटे फूटी स्क्रिप्ट कर देते थे। इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऑफ कोर्स बढ़ गया। अब मैं दानिश इकबाल की कहानी की तरफ आता हूँ कि आपको ऑल इंडिया रेडियो से इन्विटेशन आ गया। एक्चुअली कई नौकरियां मिली थीं और हम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, हमें नेट क्वालिफाई कर लिया था और उस ज़माने में वो बिल्कुल शुरू में नेट शुरू हुआ था, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में फ़लसफ़े में मुझी को मिला था। तो वो कहीं अप्लाई कर दिया था यूपीएससी में और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो क्या हुआ कि किसी रिकॉर्डिंग के लिए शहरयार साहब जो हैं वो दिल्ली आए। अब ऐसे ही नाम आप ड्रॉप कर देंगे तो ये तो गलत बात है। नहीं, शहरयार कौन? शहरयार साहब दी शहरयार। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, मशहूर। तो जब उन्हें पता चला कि उनसे किसी ने शिकायत की रेडियो में कि देखिए वो आपके वहाँ से एक साहब हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उन्होंने आके हमारे सुपरवाइज़र थे जिनके अंडर में हम पीएचडी कर रहे थे, वहीद अख्तर साहब, जो कि अच्छे शायर भी थे, बड़े लेजेंडरी आदमी थे। वो तो उर्दू के बड़े मशहूर शायर हैं, क्या कहने हैं, फलसफी और बड़े कलरफुल किस्म के आदमी थे जी, बहुत क्या कहने हैं उनके। तो उनसे कहा, उन्हीं ने दूसरे दिन जो है मतलब मेरी क्लास ले ली। तो आमतौर से वो क्लास में भी नहीं आते थे, लेकिन क्लास ले ली। ठीक है, और उन्होंने कहा कि और बड़बड़ाए, मतलब मुझसे सीधे बात नहीं की, दूसरों से कहा कि लोग कहते हैं बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिलती है, और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी अहम नौकरी मिल जाती है और वो जाते नहीं हैं, यहीं पड़े रहते हैं और यहाँ क्या रखा है। इशारों में बातें हो रही हैं।
और उसके पीछे की कहानी ये है कि किसी ज़माने में दक्कन रेडियो में, हैदराबाद और दक्कन रेडियो के बीच का जो दौर था, उन्हें रेडियो प्रोड्यूसर बनाया गया था और वो उसे कर नहीं पाए थे। शहरियार साहब को नौकरी मिली थी? नहीं, वही दफ्तर साहब, अब वही दफ्तर साहब, ये रेडियो का जॉब मिला था और उनका ये ख्याल था कि अगर उन्होंने जारी रखा होता तो वो आज डायरेक्टर जनरल होते, ठीक है, और होते, एक्चुअली हो सकते हैं। तो वो जो उनका मतलब वो जो चीज़ें जो वो नहीं कर पाए, जो आमतौर से माँ बाप का होता है, जो मैं ना कर पाऊँ वो बच्चा कर ले, तो उन्होंने कहा, और मेरा सिलेक्शन हुआ था और नौकरी मतलब मुझे ज्वाइन करनी थी हैदराबाद, जो उनका होम टाउन था। अरे वाह! तो अब वो तो करेला और नीम चढ़ा, बस तो ठीक। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको रहने नहीं दूंगा यहाँ पे, ये क्या होता है और यहाँ क्या रखा है और लेक्चरशिप से क्या हो जाएगा, आप कितने लोगों तक पहुँचेंगे, और मीडिया में मतलब लोगों की ज़रूरत है, और आपका सिलेक्शन दूरदर्शन के लिए हुआ है, और आप लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, आवाज़ तो पहुंचेगी। दूरदर्शन में हुआ था आपका सिलेक्शन? अरे वो क्या DD/IR लिखा जाता। तो खैर एनीवे, फिर उन्होंने जो है ज़िद करके मुझे भेज दिया, और मैंने सोचा कि 1 साल से ज़्यादा मुझे वहाँ नहीं रहना है, कि मुझे तो IAS में हो जाएगा मेरा। लेकिन मैं वहाँ गया और रेडियो में मैं इतना मज़ा आने लगा साहब। हैदराबाद में आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ, और मज़ा ये आने लगा। अरे साहब, मज़ा तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ज्वाइन तो करिए। हाँ, ज्वाइन कर लिया एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। जी 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 जी, जिसको कहते हैं कार्यक्रम अधिशासी, और हमारे ज़माने में कहते थे उसको कार्यक्रम निष्पादक। जी जी जी, आप दोनों में से जो आप पसंद करें। तो वो आपने ज्वाइन कर लिया हैदराबाद में। किस ज़माने की बात है? ये 88 की बात है। तो अलीगढ़ में जो है वो 80 का जो डेकेड है जी, पूरे 1980 का, वो आपका है अलीगढ़ में? नहीं, तकरीबन 8 साल। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि हम 78 से 88 तक थे। ओहो, 10 साल। पीयूसी भी देखिए। यानी आप अलीगढ़ में उस ब्रीड के लोग हैं जी, कि जिनके बच्चे जब आ जाते थे तो वो अलीगढ़ छोड़ के जाते थे। नहीं, 10 साल में कहाँ से बच्चे आ जाए। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, हम खुद ही बच्चे थे। देखिए अगर एक कोई आदमी जो है 15.5 साल की उम्र में पहुंच रहा है, तो फिर वो 26 साल तक ही तो पहुंचेगा। तो हैदराबाद में ज्वाइन किया, किस तरह के प्रोग्राम मिले आपको? तो हैदराबाद में सबसे बड़ी बात यह है, मज़ा ही आने लगा कि हम ड्रामे के अचानक इंचार्ज हो गए। अरे वाह! ठीक है, और वहाँ का जो B चैनल था जिसमें सारे प्रोग्राम थे, पूरा चैनल जो है ऑलमोस्ट हमें दे दिया गया, जिसमें कन्नड़ प्रोग्राम भी थे, मराठी प्रोग्राम भी थे, हिंदी का छोटा सा सेगमेंट था, लेकिन पूरा चैनल का मैनेजमेंट मेरा था और उसका कंटेंट मेरा था। और वहाँ का नारंग एक बहुत प्रेस्टीजियस प्रोग्राम होता था जो पूरा शहर सुनता था। और उसका सबूत ये है कि जब मैं अपने ऑफिस से लेट काम करके घर जाता था, तो मैं बस से उतरता था और हर पान की दुकान में अपना प्रोग्राम सुनते हुए अपने घर जाता था। क्या बात है! तो ड्रामे आपने किए। अच्छा, हैदराबाद से फिर आप दिल्ली आते हैं? हाँ, हैदराबाद से हमें दिल्ली भेज दिया गया। और देखिए, वहाँ हम रेडियो ड्रामा कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि हम पहुँचे और हमें दिल्ली स्टेशन का ड्रामा, जो बहुत प्रेस्टीजियस ड्रामा समझा जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में हिंदुस्तान के सभी बड़े प्ले राइट, सभी बड़े एक्टर्स, सभी बड़े डायरेक्टर्स, ये सब थे। और हम काफ़ी यंग आदमी थे उस ज़माने में, हम इस लायक नहीं थे कि मतलब उनसे मतलब हम इंटरेक्ट कर सके। विष्णु प्रभाकर और क्या नाम है, अपने इस तरह के स्टेटस के जो लोग थे, जो कि मतलब आसमान पे थे, जो लोग लिखने वाले थे। रेवती सरन शर्मा उस ज़माने में ड्रामा लिख रहे थे। रेवती सरन शर्मा के हम फिर चेले हो गए साहब। बिल्कुल। और वो हमारे आइडियल थे। क्या ज्वाइन किया आपने, ज़रा बताइए थोड़ा सा। तो जो भी सेक्शन खाली होता था, एजुकेशन ब्रॉडकास्ट खाली था, दे दिया गया। उन्हें ये नहीं मालूम था हम क्या कर सकते हैं। तो FM उस ज़माने में कोई नहीं जानता था कि FM क्या कर सकता है। रेडियो में देखिए, आपने और हमने दोनों ने नौकरी की है। रेडियो में कभी इस बात पे आपको पोर्टफोलियो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उसके एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि ये कि वो खाली है और कौन नहीं जाना चाहता उसमें, सबसे पहले आपको उसमें भेजा जाता है। फिर जब आपका थोड़ा सा वजन हो जाता है तो फिर आप थोड़ा बहुत कभी चूज कर लेते हैं। FM एक नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी, बजट नहीं था, सिर्फ गाने बजते थे। तो एक आदमी चाहिए था जिसपे मतलब जिम्मेदारी डाली जाए कि वो साहब फला दिन जो है वो गाना क्यों नहीं बजा। तो एक हम लोग CD लगा देते थे, वो बिगिनिंग टू एंड चली जाती थी, या कोई LP लगा देते थे। तो वो हमें दे दिया गया वो जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसमें कंटेंट क्रिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और हमारे पास कोई प्रेजेंटर भी नहीं था, कोई RJ, कोई जानता नहीं था कि RJ क्या होता है। तो कोई भी रास्ते में मिल जाता था, हम उसे स्टूडियो भेज देते थे, वो कुछ बजा देता था। वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। एक वहाँ बहुत ही सेलिब्रेटेड सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनकी लड़ाई हो गई किसी एक्टर से, चूँकि उन्हें हटाना था
और किसी को बैठाना था तो गलती से मुझे ड्रामा दे बस गलती से होता है ये काम। अच्छा, अब क्या हुआ कि साहब हमें ड्रामा दे दिया गया। ड्रामा मैं समझ लेता हूँ, ड्रामा कहाँ का? दिल्ली स्टेशन का ड्रामा, और ये बहुत बड़ा ड्रामा था। ये डायरेक्टरेट वाला नहीं है अभी ड्रामा? नहीं, ये डायरेक्टरेट में क्या होता था, महीने में एक ड्रामा होता था, वहाँ हर हफ्ते ड्रामा होता था, हर हफ्ते झलकी होती थी। प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली स्टेशन में डायरेक्टरेट के मुकाबले में 5 गुना थी, बहुत ज़्यादा थी भाई, बिल्कुल लगातार ड्रामा ही होता था। जी। तो क्या हुआ कि उनकी किसी आर्टिस्ट से झगड़ा हो गया, उन्होंने उनको बदतमीज़ी से डांट वाट दिया। वो डायरेक्टर जनरल की फेवरेट थी, नतीजे में उन पर इताब नाजिल हुआ। और मुझे आज तक याद है कि ज्ञानी जैल सिंह का इंतकाल हुआ था, तो डायरेक्टर साहिबा ने बचाने के लिए उनसे ये भी कहा कि ज्ञानी जी की डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा कि वो क्या करेगा, उस पर ड्रामा करेगा क्या, हटाओ उसे। और कहा कि आई वॉन्ट हिम इन आइस बॉक्स फॉर 10 ईयर्स। एक बहुत स्टाइलिश डायरेक्टर जनरल थे, और मैंने जिस अंदाज से कहा जो जानने वाले समझ गए होंगे। तो खैर वो गलती से हमें दे दिया गया। और उस दिन क्या हुआ, उसी हफ्ते फेस्टिवल ऑफ ग्रीस इन इंडिया ये होना था। तो अचानक ऑर्डर आए मुझसे मिनिस्ट्री से कि कोई ग्रीक प्ले होना है। अच्छा, कोई क्लासिक ग्रीक प्ले। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे, उस ज़माने में आर्टिस्ट का एक डायरी होती थी जिस पे सारे फ़ोन नंबर होते थे, वो उसे लेके चले गए ताकि आप उसका इस्तेमाल ना कर सकें। हाँ, हम किसी आर्टिस्ट को ना बुला पाए। ये तरीक़ेकार होता है दफ्तरों में, पुराने प्रोड्यूसर्स का था। तो क्या हुआ, मैंने फ़ौरन सोचा एडिपस करना है, सोफोक्लिस का ड्रामा। हाँ। तो मैंने बात की और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, और अपने जे.एन. कौशल साहब का बेहतरीन एडेप्टेशन है उर्दू में, और मैं उसे जो है अरेंज किया और वापस आया। अब एक एक्टर नहीं तो एक ऐसे साहब पहुँचे जिनको कोई रोल नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि साहब आप आए हैं और हमें भी अगर कुछ मिल जाए। हमने अरे अरे ज़रूर, बिल्कुल, आप एडिपस करेंगे? वो घबरा गए, उनका हम वो कैसे करेंगे, वो तो आप बडोला साहब से कराइए। हमने कहा ये कौन? विश्व मोहन बडोला। हाँ, नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ, हमें मालूम था कि एक जर्नलिस्ट हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, हमें ये नहीं मालूम था वो एक्टर भी है। ठीक है, तो हमने कहा आपके पास उनका नंबर है? उनका हाँ। तो बडोला साहब, हमने लिख लिया बडोला साहब। अब फिर मालूम हुआ कि ये एक आर्टिस्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इत्तेफाक देखिए कि दिल्ली की बेहतरीन कास्ट जमा हो गई। नाम गिनाइए, इसलिए कि देखिए आपसे पहले मैं थोड़ा सा जरा जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कह रहा हूँ जी, शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जी। तो उससे पहले मैं भी उस ड्रामा सेक्शन में कुछ अरसे मैंने काम किया जी। इसके अलावा दूसरे जो सेक्शन से उनमें भी मैंने काम किया ऑल इंडिया रेडियो में आपसे पहले एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, और जो नाम गालिबन आप लेने वाले हैं उन सब के साथ में मैंने ड्रामा किया। मैंने कुछ ड्रामों का डायरेक्शन भी किया उनके साथ में। बिल्कुल। अब जरा बताइए, तो वीएम बडोला का नाम, वीएम बडोला का नाम आया, फिर बनवारी तनेजा का, ये लेजेंडरी नाम है जी। उसके बाद राम गोपाल बजाज, ओहो, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाले थे। जी। ठीक है, अब आप समझिए कि ये किस क्लास के लोग हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा, फिर एक साहब ने कहा कि ये तो दिल्ली की टॉप मोस्ट लोग हैं, इनको आप एक ड्रामे में एक दूसरे के सामने कैसे ले सकते? ये तो हो नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों का कोई ईगो क्लैश है, और कोई ईगो क्लैश नहीं था, बेवजह की बात है। तो बडोला साहब को उन्होंने हटवा दिया प्रेशर डाल के। लेकिन बनवारी तनेजा ने जो रोल किया वो आज तक उन्हें भी याद है, मुझे भी याद है। ये आपका पहला ड्रामा था। मुझे लगता है कि पहले ड्रामे के बाद में बाकी ड्रामों की नौबत तो अब आएगी नहीं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करने के लिए। ये कितने साल आप उस डिपार्टमेंट में रहे? यानी कि दिल्ली में 2 तरह के ड्रामा यूनिट्स होते आए हैं पिछले 40, 50, 60 साल से। एक तो जो दिल्ली स्टेशन का हिस्सा है, यानी नॉर्थ इंडिया में पहुंचता है वो, हाँ, और दूसरा जो है जिसको कहते हैं सेंट्रल ड्रामा यूनिट, जो पूरे हिंदुस्तान की हर जबान में पहुंचता है, हिंदुस्तान की हर जबान में पहुंचा है। और उसमें एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर और चीफ प्रोड्यूसर होते थे सत्येंद्र शरत जी। वो हमारे गुरु थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अब मैं आ रहा हूँ और ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने हमारे साथ काम नहीं किया, वो काम से मोहब्बत करते थे। मेरे ड्रामे सुन के मतलब उन्होंने हमें पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया। तो वो रिटायर हुए और उनके बाद में सुदर्शन ने वो यूनिट संभाला था, मुझे इतना उसके बाद कई लोग आए थे। अच्छा। बीच में कई लोग आए, कमल दत्त भी आए थे। कमल दत्त वहाँ बहुत बाद में पहुंचे, बहुत बाद में पहुंचे। अच्छा, आपने फिर वो यूनिट संभाला? एक जमाना था जब मैं दोनों यूनिट देखता था। ओहो जी। यानी कि दिल्ली स्टेशन का जो ड्रामा सेक्शन है ये भी देखता था, वो भी देखता था।
जो कि मेरी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करता था, यहाँ का अच्छा ड्रामा वहाँ लगा देता था। लेकिन वहाँ आप जानते हैं जो सेंट्रल ड्रामा यूनिट का ड्रामा होता है वो तमिल में भी होता है, तेलुगु में भी होता है, कन्नड़ में भी होता है, मराठी में भी होता है, कश्मीरी में भी होता है। जो मैं स्क्रिप्ट डिसाइड करूँगा वो हिंदुस्तान की हर ज़बान में ट्रांसलेट की जाएगी और हर मतलब स्टेट कैपिटल से ब्रॉडकास्ट की जाएगी, जो कि बहुत बड़ा काम है। दानिश इकबाल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर चुका हूँ तकरीबन 5 साल। आपसे पहले दिल्ली स्टेशन पे था और थोड़ा बहुत ये ड्रामा सेक्शन ये वो थोड़ा बहुत समझता हूँ, उतना तो नहीं जितना आपने बाद में समझा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिनतहा एजाज़, ऑनर और अवार्ड वाली बात है कि आपको इतनी अहम जगहों पे काम करने का मौका मिला। वाकई देखिए, इसका मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। हुआ ये कि एक ज़माने में मुझे अवार्ड मिल गया तो मैं चेन्नई गया, तो वहाँ पे जितने भी मतलब तमिल स्पीकिंग लोग हैं जिनको मैं कभी नहीं जानता था, वो मिलके वो बहुत खुश हुए। उनका हम आपके ड्रामे करते हैं। मैंने कहा आप हमारे ड्रामे करते हैं? उनका नहीं, वो आप जो आपकी स्क्रिप्ट होती है हम ट्रांसलेट करते हैं, वो करते हैं। तो आप ये समझिए कि मैं बंगलोर गया, वहाँ पे मुझे लोग जानते थे, मैं बॉम्बे गया, वहाँ मुझे लोग जानते थे। बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत इनक्रेडिबल बात है। और सिर्फ लोग नहीं जानते थे, वो आर्टिस्ट भी जानते थे। सिर्फ प्रोड्यूसर आपको जाने नहीं, वो क्या करते थे कि हमारा जो हिंदी का प्रोडक्शन है उन्हें सुनाते थे और उन्हें मालूम होता था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें बड़े दिलचस्प गलतियाँ हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक ड्रामा कर दिया, उर्दू का आखिरी मुशायरा। उर्दू का आखिरी मुशायरा, ठीक है, आप जानते हैं कि ये क्या है। तो इसमें यह है कि लाल किले में मतलब 1857 होने वाली है। आपने फिर स्टेज के लिए भी अडेप्ट किया है? जी। लेकिन मैं इसके रेडियो वर्जन की बात कर रहा हूँ कि एक ज़माने में जब इसके 150 साल हो रहे थे और मतलब गवर्नमेंट ने मतलब एक सेलिब्रेशन किया, मतलब इसके फ्रीडम स्ट्रगल का एक इवेंट तय किया, तो उन्हीं ने कहा कि आप कोई ऐसा ड्रामा कीजिए। तो हमने कई ड्रामे सोचे, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का दिल्ली सोचा। और फिर ये हुआ कि गलती हमसे ये हो गई कि हमने ये तय किया कि चलो कोई बात नहीं, उर्दू का आखिरी मुशायरा कर लिया जाए लाल किले में। अब आप जानते हैं कि वो तो मतलब शायरी है। अब जब उसकी स्क्रिप्ट डिसाइड हो गई, सब कुछ रिहर्सल हो गई, तय हो गई और उसकी स्क्रिप्ट अपलोड हो गई, तो वहाँ से फ़ोन आने लगे कि हम इसे तमिल में कैसे करें, कन्नड़ में कैसे करें। अब आप सोचिए उर्दू का आखिरी मुशायरा बताइए, अरे कैसे होगा। तो आप ये समझिए कि उसमें मैं आज भी उससे खुश हूँ, उस प्रोडक्शन से। मैंने दिल्ली के जितने भी इस्टेब्लिश सचमुच के शायर थे, सचमुच के शायर कह रहा हूँ, एक्ट्रेस से नहीं कराया, सचमुच के शायर जितने बड़े बड़े शायर थे उनको बुलाया और उनसे शायरों के रोल कराए। अच्छा। उनसे तरन्नुम में जो उनका मखसूस अंदाज होता है उसमें उनसे कराए और क्लासिकल म्यूजिक के आर्टिस्ट बुलाए जिनसे ज़ौक़ और गालिब के रोल कराए। बहुत कमाल की बात है। ठीक है। और क्या उन लोगों ने जो है तरन्नुम पेश किया और क्या एक्सप्रेशन आया कि आदमी रो दे। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये रिकॉर्डिंग फिर हमने, सैटेलाइट होता था उस जमाने में, इनसैट, उसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग भेजते थे, दूसरे स्टेशन वाले डाउनलोड करते थे। फिर उसके बाद में आप चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन अचानक FM का दौर आता है और दानिश इकबाल को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नहीं, ये जो लॉन्च करने की जिम्मेदारी है ये तो FM गोल्ड के लिए दी गई थी। जब हम दिल्ली पहुँचे थे 93 में, तो एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी FM की, यानी इंजीनियर लोग जो हैं एक फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर देते थे और पूरे शहर में उसे कोई नहीं सुन पाता था। जो लोग दुबई से वापस आते थे, आपको याद है, तो वो एक 2-in-1 लेके आते थे। नेशनल पैनासोनिक का 2-in-1 आमतौर पे लेके आते थे और वो इस बात की निशानी होती थी उनकी इज्जत की कि उन्होंने जिंदगी में क्या हासिल किया। हाँ, और वो घर के अंदर नहीं बजता था। और एक याशिका का कैमरा नहीं, वो घर के बाहर रखा जाता था और उस पे मतलब कैसेट लगा दिया जाता था और उसे फुल वॉल्यूम में बजाया जाता था पुरानी दिल्ली में, वो हर जगह, और लोग रुक के सुनते थे और उन्हें मालूम होता था कि दुबई से वापस आया, कोई दुबई से वापस आया। तो उसी 2-in-1 में वो एक्चुअली 3-in-1 होता था, लेकिन उसे वो लोग 2-in-1 समझते थे क्योंकि एक बैंड होता था जिसपे कभी कोई आवाज नहीं आई थी, उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ठीक है। उसमें एक बैंड होता था जिसे FM कहते थे, उस पे पुलिस वालों की आवाज आती थी। उस जमाने में जो पुलिस के वो जो फ्रीक्वेंसी है,
तो पुलिस वालों को नहीं मालूम था, उनकी बातें लोग सुन रहे हैं, ये दुबई से वापस आ रहे हैं, ये पुलिस वालों की गालियां। तो बहरहाल एफएम पे आ जाइए अब आप, हाँ, इसलिए कि अब आप जहाँ टेक्निकल उसमें जाएंगे तो 1 घंटा और ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये, जब एफएम शुरू हुआ तो सेट्स ही नहीं थे सुनने के, मतलब सुनेंगे आप कैसे। तो बहुत कम लोग जो हैं वो सुन पाते थे, और जो सुन पाते थे वो बहुत थ्रिल्ड हो जाते थे, क्योंकि जो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस हम आपको कहते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आपको अलग सुनाई देती है, जो क्लैरिटी है मतलब बिल्कुल डिजिटल क्वालिटी की, जो आज हम जानते हैं कि क्या होता है लेफ़्ट राइट, और मतलब जो बैलेंस होता है स्टीरियोफोनिक का। हालांकि हमारा ट्रांसमिशन स्टीरियोफोनिक नहीं था, ना आज है, लेकिन चूंकि वो स्पीकर बड़े होते थे और ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल सराउंड साउंड के साथ आ रहा है, तो म्यूज़िक का एक एक्सपीरियंस था उसमें, बिल्कुल अलग था, हुक हो गया बिल्कुल हमेशा। आपका क्या रोल है इसमें? तो ये चूंकि इसमें कोई काम ही नहीं था, कंटेंट जनरेशन नहीं था, तो ये हमको दे दिया गया कि आप इसे देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे की ब्रॉडकास्ट होती थी। फिर हमारे डायरेक्टर जनरल साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब आए यहाँ पे यूरोप में, और उन्होंने कार में जो है वो सुना, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसका तो प्रेजेंटेशन ही अलग है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लाइव है, इसकी आर्जिंग का स्टाइल अलग है। तो फिर वो वापस गए और उन्होंने हम लोगों को बुलाया, एक मीटिंग हुई, और फिर ये तय किया गया कि कंटेंट जनरेशन। तो हमारे एक कुलीग हुआ करते थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, और मेरे साथ या तो वो ड्रामे में सेकंड इन कमांड होते थे, या मैं उनके साथ एफएम में सेकंड इन कमांड होता था। तो ये एक मेथड था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि अगर एक छुट्टी ले ले तो दूसरा जो है करता रहे। तो उनका नाम था विजय दीपक छिब्बर। तो ये हम दोनों के बीच में मतलब ये जो असाइनमेंट, ये जो एफएम है, हाँ, ये मतलब रहता था। और फिर हम लोगों ने आपस में तय कर लिया, हम दोनों का नाम दोनों जगह था, हमने आपस में तय कर लिया कि भाई तुम उसे देखते रहो, हम इसे देखते रहेंगे, और जब तुम छुट्टी लोगे तो हम नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो एफएम लोग समझना चाहेंगे कि 1993 में एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट होता था, और 1995 में क्या हुआ कि लॉबिंग की गई, टाइम्स ऑफ इंडिया और तरह तरह के मिड डे, इन सब ने कहा कि पूरी दुनिया में रेडियो आज़ाद है, और ये आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज करिए। हाँ, तो क्या हुआ कि वो हमारे किराएदार हो गए। 1995 में, मतलब 93 में ये एक्सपेरिमेंटल शुरू हुआ, 95 में ये आपने जो टाइम है उसको बेचना शुरू कर दिया। तो 1-1 घंटे के स्लॉट इन लोगों को दिए जाते थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को, मिड डे को, गुड मीडिया को, इस तरह के, मतलब जो ये जो अपना हिंदुस्तान टाइम्स का एक वो था, और ये इनको देना होता था शायद 1600 रुपये घंटा हमें किराए पे। मतलब जब ये प्रोग्राम करके जाते थे तो ये एक चेक भी हमको दे के जाते थे, हमारा जो सेक्रेटरी है उसे रिसीव करता था। अच्छा, इनके पास प्रेजेंटर थे नहीं, तो हमने जिन लोगों को सिलेक्शन किया था इन्हीं ने उन्हीं को तोड़ दिया, और हम तो उन्हें चंद दिनों के लिए बुला सकते थे सरकारी कानून की वजह से, उन्होंने उन्हें मंथली मतलब एंगेजमेंट दे दिया। तो अब क्या हुआ, चूंकि इन्हीं ने ये काम शुरू किया था तो इन्हीं ने होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दी, इन्हीं ने बस स्टैंड को ले लिया और उस पर जो है वो अपना पूरा बैनर लगा दिए, और इन्हीं ने फिर अखबारों में एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। हर बिजली के खंबे पे लिखा होता था टाइम्स एफएम। तो ये 2-3 साल रहा, और फिर इन लोगों ने, इनका एक वो था, एक ग्रुप था, ये गए और उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमारा दिवाला निकल जाएगा, ये जो पैसे तय हुए हैं ये हम लोग नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने वो जो पैसे थे वो आधे करा लिए, और वो 800 रुपये देने लगे। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इनको 1 साल के लिए किराएदारी दी गई थी। इन्हीं ने कहा हम तो इसके फाउंडर हैं, हमने तो इतना खर्चा किया है, और शुरू में इन्हीं ने पैसे कम कराए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं ने कहा कि किसी और को नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम इसके फाउंडिंग फादर हैं। ये कोर्ट केस हुआ, और ये कोर्ट केस हार गए। जब ये हार गए तो ये जो पूरा चैनल है, उस ज़माने में मुझे अचानक जो है पूरा चैनल दे दिया गया। तो वापस एक बार फिर से ऑल इंडिया रेडियो के पास में उस एफएम चैनल की पूरी प्रोग्रामिंग आ गई जी, और वो पूरी प्रोग्रामिंग दानिश इकबाल साहब को सौंप दी गई। और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे पास वॉइसेस भी नहीं थी, वो लोग मैनेज कर रहे थे, कोच कर लिया था उस टैलेंट को, और हमारे पास ये भी नहीं तय था, और हम उनकी तरह की प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते थे, वो आज़ाद थे, और हम सरकारी के बाद में फिर एफएम गोल्ड कब वजूद में आता है? गोल्ड जो है ये एक अलग चैनल है, और ये हमारे जो सीईओ थे
बैजल साहब, तो ये उनका एक वो है ड्रीम प्रोजेक्ट। वो उन्होंने किसी ने उन्हें बता दिया था कि मास्टर मदन बहुत ही ग्रेट आदमी थे, तो और बेगम अख्तर बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने सुना ही था। तो उन्होंने कहा कि जो क्लासिक्स हैं वो बजेंगे और न्यूज़ जाएगी। उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि हमारे क्लासिक्स कितने थोड़े हैं और क्या एक पूरा चैनल सिर्फ क्लासिक्स से चल सकता है। ठीक है, ये मैं आपको एक बहुत अजीब बात बता रहा हूँ। तो खैर एनीवे, ये एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट था कि मैं ड्रामा कर रहा था उस ज़माने में और मुझे बुला के ये असाइनमेंट दे दिया गया। और उस ज़माने में जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी कि जब तक नई पोस्टें नहीं आएंगी चैनल नहीं शुरू होगा। तो 3 बार ये चैनल शुरू किया गया, लेकिन इंजीनियर्स ने उससे अपलिंक नहीं किया स्टूडियो को, वो एयर पे नहीं जा पाया। जब बैजल साहब आए तो वो तो बहुत मतलब हार्ड टास्क मास्टर थे और फौज के जनरल की तरह काम करते थे। तो उनसे मैंने कहा कि ये इससे पहले भी कोशिश की गई, उन्होंने कहा नहीं इस बार आएगा। तो ये अनिल बैजल साहब का कमाल समझिए कि मेरी मेहनत का कमाल समझिए कि 15 दिन के अंदर हम लोगों ने दिन रात ऑडिशंस किए और हमारे पास एक कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास एक टाइपिस्ट नहीं था। आपने आरजे ट्रेन किए, सब कुछ किया। और ये शायद रेडियो की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब हमारे जो कुलीग थे उन्होंने कहा हम अपने आर्टिस्ट नहीं देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था ये चैनल आए। सबका ये था एक पॉलिटिकल वो कि पोस्टें नहीं हैं। हाँ, और हमारा नहीं, काम सबको बढ़ ये जाएगा। होता है। देखिए, अरे साहब ईमानदारी से बात करिए, आप भी अभी भी बड़ी डिप्लोमेटिक अंदाज से बात कर रहे हैं दानिश इकबाल साहब। आमतौर पे क्या होता है कि भैया आप देख रहे हैं, मैं देखता तो बात दूसरी थी। मतलब ये कि दानिश इकबाल क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे आर्टिस्ट नहीं दिए जा सकते। हाँ, अच्छा, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर अफसर एक बराबर है, बिल्कुल बराबर। हालांकि मैं चाहता तो सीईओ से शिकायत करके मतलब उनको जो चाहता था उससे फिर आगे काम नहीं चलता। नहीं। तो क्या हुआ, मैंने 6 महीने तक रोज ऑडिशन किया, आज तक किसी ने नहीं तो किया। इतने सारे आपने आरजे या जो प्रेजेंटर्स से इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री में, रेडियो इंडस्ट्री में जितने लोग सीनियर लोग हैं वो उसी पीरियड में उन्होंने ज़रूर हमारे वहाँ ऑडिशन क्या वो दानिश इकबाल के नाम से वाकिफ होंगे? एक्चुअली क्या है, उसमें से बहुत से बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज हो चुके हैं। अरे फिर तो बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे वो आपको। वो कहेंगे क्योंकि क्या होता है कि अब उनके लिए ये बहुत डाउन मार्केट होगा कि वो याद करें कि वो कभी रेडियो में थे। लेकिन हमें तो याद है और दुनिया को याद है। तो ये FM गोल्ड, ऑल इंडिया रेडियो से मैं अब आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कि ऑल इंडिया रेडियो में तो आप यूँ समझिए कि अभी मैं बिल्कुल बाहर आने को तैयार नहीं हूँ कि मैं 2-4 बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि रेडियो की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उसे ज़रूर मेंशन किया जाएगा। और वो ये है कि जिस ज़माने में मैं इसे देखता था, यानी कि आप ये समझिए कि मैं इतना खुशकिस्मत आदमी था कि मैं दिल्ली में बैठ के प्रोग्राम करता था और उसे लोग अमेरिका में और इंग्लैंड में, यूरोप में और अफ्रीका में किसी भी जगह सुन सकते थे। ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री पे तो हम लोग फिर देखिए अलग से बात करेंगे। दानिश इकबाल का, ठीक है, जरूर। दानिश इकबाल के इंटरव्यू में बीच बीच में थोड़ा लुकमा मैं अपना भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा कनेक्ट करने के लिए और थोड़ी सी मोनोटनी को भी ब्रेक करने के लिए मैं अपनी आवाज़ बीच में शामिल कर देता हूँ और मेरी भी कहानी कहीं ना कहीं आ जाती है। खैर, मगर है ये कि है तो आप ही की कहानी। और दूसरी बात ये कि ये ऑल इंडिया रेडियो की भी कहानी नहीं है, लेकिन ये कि आपके नुक्ते नज़र से उस ज़माने का ऑल इंडिया रेडियो क्या था, कैसा था, वो तब्दीलियाँ किस तरह से रूनुमा हुई, ये मुझे आपसे सुनना है। खैर, तो मैंने कहा कि रेडियो आपने छोड़ दिया और मैं उस वक्त दिल्ली में था जी, जब आपने ऑल इंडिया रेडियो को अलविदा कहा, नमस्कार, खुदा हाफिज। जी, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को दानिश इकबाल का आखिरी सलाम, ये कब हुआ? हाँ, देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक नहीं छूटा है और मैं नौकरी छोड़ दी। नहीं, जो मैं करता था अब मैं वो पढ़ाता हूँ। तो बात ये थी कि आपने वो अलविदा तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो रेडियो में किया वो अब मैं अगली जनरेशन को सिखाता हूँ और मैं मास कम्युनिकेशन का। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ किस ज़माने में आपने ऑल इंडिया रेडियो को अलविदा कहा? जी, ये 2015 सन 2015 में आपने ऑल इंडिया रेडियो से इस्तीफा दे दिया, नौकरी से अपनी, ठीक है? जी हाँ। और उसके बाद में आपने कहाँ ज्वाइन किया, किस हैसियत से? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बहुत मशहूर उनका सेंटर है जिसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, तो उसमें मैंने एक प्रोफेसर के तौर पे
ज्वाइन किया। एक प्रोफेसर की हैसियत से आपने ज्वाइन कर लिया MCRC जामिया, बस इतना ही कहलाता है। ये वही MCRC है जो बड़ा लेजेंडरी है, जिसमें रेडियो टेलीविज़न के कोर्सेज होते हैं, जिसमें बाकायदगी से ग्रेजुएशन होता है रेडियो टेलीविज़न में, और जर्नलिज्म में मैस कम्युनिकेशन होता है। हाँ नहीं, मैंने कहा मैस कम्युनिकेशन कहना बेहतर है। जी। और सब कुछ होता है भाई, उसमें फिल्में भी बनाई जाती हैं, उसमें प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं। हमारा जो मेन कोर्स है तो फिल्म मेकिंग का ही कोर्स है, देखा जाए। जी हाँ, और उसमें आप PhD भी करना चाहें तो PhD भी करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, और ये वो कोर्सेज हैं जो एक ज़माने में इसलिए भी मशहूर थे कि सब बरकत दत्त ने किया था। एक ज़माने में कहा जाता है कि शाहरुख खान एक साल कबीर खान छोड़ के भाग गए थे, लेकिन नहीं, उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था। तो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, और ये इसलिए भी लेजेंडरी माना जाता है कि इसको जब कायम किया तो एक किदवाई साहब होते थे। जी हाँ, जी हाँ। मैं चाहता हूँ उनको खराज अक़ीदत श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, इसलिए कि देखिए ये लेजेंडरी लोग हैं, इन्होंने जो पौधा लगाया था वो कमाल है। देखिए वो एक कमाल के आदमी थे कि उन्हीं ने एज ए जर्नलिस्ट काम शुरू किया। उसके बाद वो एक एम्बेसी में यूरोप में अताशी हो गए, मतलब इसके जो फॉरेन अफेयर्स और इसका होता है अपना प्रेस एंड मास मीडिया। और उसके बाद फिर वो दिल्ली वापस गए और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया। डिप्लोमेट थे, ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद फिर वो एकेडमिशियन हो गए, उसके बाद वो वाइस चांसलर हो गए, और वाइस चांसलर होने के बाद फिर उन्होंने इसे जो है बहुत कमाल किया। सब पूरा नाम ये समझिए, अनवर जमाल किदवाई। और उन्होंने एक विजनरी का काम इस तरह से किया कि देखिए आप भी मास मीडिया में थे और हम भी मास मीडिया में थे, और हम काम कर रहे थे, टेलीविज़न में भी कर रहे थे, रेडियो में भी कर रहे थे, और हमने ये नहीं महसूस किया कि इस मुल्क को ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, मास मीडिया को आगे जाना है, आगे बढ़ना है। हम ये समझते थे ऑल इंडिया रेडियो काफ़ी है, आप समझते थे दूरदर्शन काफ़ी है। उनकी नज़रें बहुत आगे देख रही थी, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मास मीडिया की हायर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उस ज़माने में ये पौधा लगाया अनवर जमाल किदवाई साहब ने MCRC की शक्ल में। मुझे इसलिए भी याद है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में उस ज़माने में नौकरी करता था दिल्ली स्टेशन पे, और जो इसके पहले बैच के जो लड़के लड़कियां हमारे यहाँ आते थे काम करने, तो किदवाई साहब ने उनको कहा था कि तुम जाओ काम करो, क्लास से ज़्यादा काम करो रेडियो में और टेलीविज़न में। तो वो प्रोग्राम करते थे हमारे बहुत सारे, जो आपको पता है जो बाहर के बच्चों को, स्टूडेंट्स वगैरह को प्रोग्राम दिए जाते थे, और वो आज तक सिलसिला चल रहा है। तो आप उसी डिपार्टमेंट में उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं। जी 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 जी। और ये आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में आदमी लेक्चरशिप से अपने सफ़र शुरू करता है, फिर वो रीडर बनता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझको सीधा डायरेक्टली पैरा ड्रॉप करके पैराशूट। अरे तो वो एक्सपीरियंस आपसे कौन ले जाएगा भाई। जी जी। और उसमें ये समझिए कि वो शायद उस ज़माने तक मुझे 13-14 नेशनल अवार्ड्स मिल गए थे। ऑफ कोर्स। और अखबारों में मतलब फुल पेज वो आते थे, मुझ पे आर्टिकल आते थे। तो सभी जानते थे कि मैं अपनी फील्ड में अगर नंबर 1 नहीं हूँ तो टॉप 10 में तो ज़रूर आता हूँ। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान भर के मतलब लोगों को देखें तो मुझसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, लेकिन वो उसमें थे, तेलुगु में थे, कन्नड़ में थे, उड़िया में थे। अरे साहब, और अगर फर्ज करो ज्यूरी में हम बैठे हैं, मैं परवेज़ आलम मौजूद हैं, तो हम आपको नंबर 1 रख लेंगे। जी 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 जी। कहने का मतलब ये कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं नंबर 1 था, लेकिन कहने का मतलब ये कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और मेरे अवार्ड्स बहुत ज़्यादा थे। अरे बहुत ज़्यादा। और नहीं, और ये समझिए कि PhD नहीं थी, लेकिन एक उनका मेथड था कि जब कोई नेशनल अवार्ड होता है तो वो एक 3 मार्क्स देते हैं उसके। तो मेरे 13-3-39 तो यही PhD से ऊपर निकल गए। हाँ ये तो ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया। मैं ज़रा सा काम की तरफ आता हूँ। मुझे थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, इसलिए कि देखिए दानिश इकबाल साहब, अगर रेडियो पे आपसे मैं बात करता, ऑल इंडिया रेडियो में जो आपका एक्सपीरियंस है, तो 2 घंटे के लिए मुझे कम से कम वो बात करनी थी। रेडियो ड्रामे के बारे में मैंने क्या क्या सोचा था कि कैसे कैसे ऑडिशन करते थे आप लोग, और या हम उस ज़माने में करते थे। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था कि आपके ज़माने में वो अपने आप में कम से कम आधे घंटे पौन घंटे के किस्से होते हैं, वो भी निकल के हमने वो भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी जिक्र नहीं किया। खुदा जाने किन चीज़ों का जिक्र किया कि इतना वक्त हो गया और कितनी बातें मुझे ये पता है कि छूट गई हैं। और उनमें से ये भी एक बात छूट रही है कि इस वक्त MCRC में हो क्या रहा है, मैस कम्युनिकेशन के नए ट्रेंड्स क्या हैं,
डिजिटल मीडिया हमें किस तरफ ले जा रहा है, मैस कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल है वो डेवलपमेंट के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। ये ऐसे कम से कम 20-30 सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। इसलिए कि जी ये गुफ्तगू बड़ी लंबी चल रही है। जी, आप जिस तरह से इस गुफ्तगू को एक मोड़ देना चाहें ख़त्म करने के लिए, जी वो दे सकते हैं। देखिए, मैं क्या मोड़ दूं। मैं देखिए, शहरियार साहब की बीच में बात हुई थी तो उनका एक शेर है जो आप सबने सुन रखा है, जिंदगी जिंदगी जैसी तवक्को थी, नहीं नहीं, कुछ 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 कम है। जिंदगी जैसी तवक्को थी, नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ कम है। और हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ 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 कम है। वाह। तो ये जो रेस्टलेसनेस है क्रिएटिव लोगों की, एक आर्टिस्टिक, ये उसका एक्सप्रेशन है। और इसका दूसरा शेर भी देखिए कि घर की तामीर, अब यहाँ पे घर, मेरे घर और क्रिएटिविटी का घर और उसका एक्सप्रेशन है, घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। क्या बात है, बहुत उम्दा। वाह। घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। जैसे आपने इतना खूबसूरत घर बना लिया तो हमारा तो नहीं बन पाया, तो हमारा तो सिर्फ तसव्वुर में ये बनेगा। बिना तसव्वुर का घर है। अरे ये देखिए, ये हमारे तसव्वुर से भी खूबसूरत है। तो घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ 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 कम है, ठीक है। अब ये ज़मीं जो है ये पूरी दुनिया है, ये ज़मीं हमारा मुल्क है, ये ज़मीं हमारा मुआशरा है, ये ज़मीं हमारी तहज़ीब है। तो घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। तो ये तामीर जो है ये यूनिवर्सिटी में हो रही थी, ये तामीर ऑल इंडिया रेडियो में हो रही थी, ये तामीर FM में हो रही थी, ये तामीर थिएटर में हो रही थी और जारी है। और यही तामीर MCRC में हो रही है। लेकिन अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। और हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कुछ, क्या बात है, वाह वाह, कुछ कम है। बहुत उम्दा। आप इजाज़त दें तो एक नज़्म है जो हमारी ज़िंदगी की कहानी बयान करती है। तो आप कहें तो जब इतना सब कुछ हो गया है तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए, ठीक है। इरशाद। तो वो ये है कि हमारा क्या है, हमारा क्या है कि हम तो चिराग शब की तरह, अगर जले भी तो बस इतनी सी रोशनी होगी कि जैसे तुम हवाओं की राह में जुगनू जरा सी देर को चमक के खो जाए। फिर इसके बाद किसी को न कुछ सुझाई दे, न शब कटे न सुरागे सहर दिखाई दे। और हमारा क्या है कि हम तो पसे गुबारे सफर, अगर चले भी तो बस इतनी सी राह तय होगी कि जैसे तेज हवाओं की जद में नक्श कदम जरा सी देर को उभर के खो जाए। क्या बात है। फिर उसके बाद न मंजिल न रह गुजार मिले और हदे निगाह तलक दश्ते बेकनार मिले। क्या बात है, बहुत उम्दा। शायर मोहसिन दानिश इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत से ज़ख्म हरे कर दिए, बहुत सी बातें आपने याद दिला दी, ख़ासतौर से रेडियो की बातें। तो आपका भी शुक्रिया और उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये बातें मतलब हिम्मत करके सुन ली। ये तो खैर दावा नहीं कर सकते कि किसने सुनी, लेकिन ये कि नहीं, जिसने भी सुन ली उसका शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के मैस कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर दानिश इकबाल के साथ ये गुफ्तगू जुलाई सन 2024 में लंदन में रिकॉर्ड हुई। मुलाकात नाम की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियात के साथ हिंदी और उर्दू में इंटरव्यू सुन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आकर तफसील हासिल कर सकते हैं, cineinc.com, CINEINK.com।
आप अगर हमें ईमेल लिखना चाहते हैं, कुछ मशवरे देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए post@cineinc.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।